साथियों, इस वीडियो में हम लोग 9 मई 2026 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके जल्दी से पढ़ेंगे। उससे पहले लास्ट डे का रिवीजन यानी 8 मई के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर हो जाएगा सी, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न, विश्व अस्थमा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 5 मई। लेकिन ध्यान रहे कि यह जो है मई महीने का पहला मंगलवार को मनाया जाता है हर साल। तीसरा प्रश्न, किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 साल की आयु में निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया? उत्तर सी, असम। असमिया जर्नलिस्ट थी साथियों, पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास, इनका निधन हो गया। चौथा प्रश्न, हाल ही में दक्षिण तट रेलवे देश का कौन सा रेलवे जोन बना? तो 19 रेलवे जोन हो गए हमारे देश में। ये साथियों 2019 के बजट में ही घोषणा किया गया था, लेकिन राज्यपत्र या गजट में प्रकाशित हुआ है अब जाकर के। अगला प्रश्न, भारत का पहला एआई पावर ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर किसने डेवलप किया? उत्तर हो जाएगा सी, पिक्सल और सर्वम एआई कंपनी ने दोनों ने मिलकर के। छठा प्रश्न, भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम कहां स्थापित किया गया? तो ये बनाया है एम्स नई दिल्ली ने, एम्स दिल्ली में पोर्टेबल एमआरआई सेंटर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज का आयोजन हाल ही में कहा किया गया? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ साथियों। स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम हाल ही में कहां लॉन्च किया गया? उत्तर हो जाएगा कहां नहीं, किसने लॉन्च किया पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा बी, दूर संचार मंत्रालय। स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हार्मुज स्टेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया था, अभी समाप्त भी हो गया। बायोकॉन लिमिटेड ने नए सीएमडी सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो बायोकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी के वर्तमान में एमडी सीईओ बन गए हैं श्रीहास प्रदीप तांबे, श्रीहास प्रदीप तांबे जी। ये था साथियों रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को, यानी कि 9 मई के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दे दी? उत्तर हो जाएगा साथियों बी, 37। हमारे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या थी 33 प्लस वन मतलब सीजेआई जो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी हैं, वो हमारे 53वें सीजीआई, इनको लेकर के टोटल 34 हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या थी। लेकिन साथियों वाद और मुकदमा और आवश्यकता बढ़ने के अनुरूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा संसद में बिल पारित करके और संख्या बढ़ा दिया गया। अब हमारे देश में टोटल अगर सुप्रीम कोर्ट में जज पूछे जाएंगे आपसे तो आप उत्तर करिएगा 38। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो गए? 38। और अन्य कितने जज हो जाएंगे? तो 37, और एक जज जो है वो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन देखिएगा साथियों, टोटल हमारे भारत में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी है। क्या आज जितनी है उतनी ही जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तो उतनी थी? नए साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। अभी जो है 33+1 है और 34 टोटल जज, लेकिन अब हो जाएगी संख्या 37+1 यानी कि टोटल 38 हो जाएगी। कैसे कैसे बढ़ी है ये सफर को देखिएगा, महत्वपूर्ण है। 1950 में जब 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान के अंतर्गत होता है, तब जजों की संख्या मात्र 8 थी, 7+1। उसके बाद 1956 में साथियों 11 हो गई। उसके बाद 1960 में 14, 1978 में 18 और 1986 में 26 और 2009 में 31 और 2019 में लास्ट टाइम हुआ था 34। अब फिर 2026 में हम पढ़ रहे हैं 38 हो गई है। परिवर्तन संसार का नियम है, आवश्यकता बढ़ेगी तो हर पोस्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे टीचर की कोई भी वैकेंसी जो होती है, जो पोस्ट होता है, जब कार्य क्षेत्र उसका बढ़ता है, दायरा बढ़ता है, जरूरत बढ़ती है, आवश्यकता बढ़ती है, तो पोस्ट जनरेट होता है। इसलिए कहते हैं आपसे आप पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए साथियों। आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा। जो भी साथी लगे हुए हैं पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है और सबका सिलेक्शन होगा जो भी पढ़ाई कर रहा है। बस यही है कि आप टारगेट बनाकर चलेंगे कि हाँ ये परीक्षा में हमारा हो जाए, और उसमें नहीं हुआ तो हताश निराश हो जाएंगे, तो ये अच्छा चीज नहीं है। आप पढ़ते रहिए, लगते रहिए, आपको दिखेगा कि बहुत सारी ऐसी नई नई वैकेंसी आ गई है जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं थी। क्योंकि साथियों हमारे देश में जो विभाग है, मंत्रालय, उप विभाग है, अनुभाग है, वहाँ कर्मचारी बहुत विभाग है। 20 साल 25 साल पहले वैकेंसी हुई थी, जैसे एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आई है 2005 में लास्ट टाइम आई थी, 21 साल बाद आई है। तो जो लगे हुए उन्हीं का होगा साथियों।
आप ही कहेंगे ये पीसीएस की तैयारी करते हैं इसलिए इनका युवा कल्याण अधिकारी हो गया, ये पीसीएस की तैयारी करते थे इसलिए इनका एसआईएम तैयारी करते। आप क्यों नहीं कर सकते हैं सिविल सर्जन की तैयारी? आप टारगेट बना कर रखते हैं कि हाँ बस ये हमारा टारगेट है, इसी में हम हो जाए। तो अपने आप को कभी लिमिटेड नहीं करिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को अनलिमिटेड करिए और बड़े लेवल पर तैयारी करिए अपना, और एकदम इंटरेस्ट से तैयारी करिए, मन से तैयारी करिए, अपना करियर बना तैयारी करिए। डैम श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे जॉब में। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है, मान लीजिए यहाँ पे जजों की संख्या बड़ी है तो खूब बढ़िया से हम लोग सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन हम, कोई भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाए तो गलत ना हो। देखिए ये हमारे फर्स्ट सीजे हैं, हीरालाल जीराभाई कानिया, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जीराभाई कानिया, और वर्तमान में 53 क्रम के जस्टिस सूर्यकांत साहब, पहले और वर्तमान, ध्यान रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 124 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का अपना अभिलेख न्यायालय होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा था, किसका अभिलेख न्यायालय होता है? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, दोनों का, इनमें से किसी का नहीं? तो ध्यान रखें दोनों का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का अपना अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम का अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड 129 में है। 131 में है साथियों मूल क्षेत्राधिकार, केंद्र और राज्य का विवाद होता है और भी कई मामले होते हैं, उसको कहा जाता है मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 131 में है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ये किसमें है? 137 में, अनुच्छेद 137 में लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन। अपने ही फैसलों की समीक्षा कर सकता है या संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुच्छेद 137 में। और अनुच्छेद 143 43 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद में? तो 143 में क्या होगा? सलाह होगा। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 ईस्वी को अनुच्छेद 124 के तहत संविधान के अंतर्गत स्थापना होती है सुप्रीम कोर्ट की। और साथियों ध्यान रहे 28 जनवरी, हमने वहां पर 24 जनवरी बोल दिया, 24 जनवरी को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, और 24 जनवरी को साथियों हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। तो 24 जनवरी आप नहीं बुलाएंगे, ऐसे याद कर लीजिए 24 जनवरी, और फिर 2 दिन बाद 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। फिर 2 दिन बाद 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, 28 जनवरी 1950 को। ये कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट हमारा नई दिल्ली में। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र कहीं भी हो सकता है। साथियों इससे पूर्व में सुप्रीम कोर्ट जो था हमारा वो कलकत्ता में था। दिल्ली से पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में हुई थी, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बरलिन और लिमेस्टाइन। इसके बाद साथियों 1935 के अधिनियम में, 1935 के एक्ट में एक संघीय न्यायालय का गठन होता है दिल्ली में। दिल्ली में संघीय न्यायालय का गठन कब होता है? 1935 के एक्ट से 1937 में। इसमें प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे मोरिस ग्लेवर दिल्ली संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और 28 जनवरी 1950 को संविधान के अंतर्गत हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट गठित होता है, तो उसके प्रथम सीजेआई थे हीरालाल जीराभाई कानिया, एच जे कानिया। देखिए शक्ति और क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 131 में वर्णित है, अपीली क्षेत्राधिकार 132 से 36 में है, और सलाहकारी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 143 में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल अगर देखा जाए साथियों, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अधिकतम आयु जो होता है वो 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत है, और प्रथम थे हीरालाल जीराभाई कानिया, और प्रथम महिला न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बनी है अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में, पहली महिला अन्य न्यायाधीश में बनी है मीरा साहब फातिमा बीबी। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु होता है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वाद कौन सा था आज तक का? तो 13 जजों के पीठ ने सुनवाई किया था 1973 में केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस साथियों, इसको जो है मूल ढांचे का सिद्धांत वाला केस कहा जाता है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा केस था यह। एक और बात साथियों, सुप्रीम कोर्ट और न्याय से संबंधित इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ऐड कर दिया है। हमारे देश में न्याय की जो देवी थी ये ओल्ड है, ये ओल्ड, और अभी जो है अपडेट हो गया है। आपको अपडेट में क्या क्या हुआ ये ध्यान रखना है, कथन में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। आंख पे पट्टी बंधा था तो इसको खोल दिया गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप नए वाले में आंख की पट्टी खोल दिया गया। तराजू है, और यहाँ पर तलवार में है साथी, तलवार यहाँ पर तलवार नहीं है, तलवार पुराने वाले में था, अब क्या है तलवार के जगह पर संविधान हाथ में दे दिया गया। न्याय की देवी, पट्टी आंख का खोल दिया गया, और थोड़ा सा कलर भी है साथियों, यहाँ पर श्वेत रंग का, सफेद रंग का नया जो न्याय की देवी इनका श्वेत वस्त्र, और ये डार्क कलर में था साथियों, काले कलर में था, काला कलर में। और यहाँ पे तराजू का जो ये था ना साथियों,
पलड़ा ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे था, अब क्या किया गया, बराबर कर दिया गया है ताकि न्याय जो है सबको बराबर बराबर मिल सके। ये 3-4 बात ध्यानपूर्वक ध्यान रखिएगा। एक तो तराजू का जो ये दोनों साइड है ये बराबर हो गया, और आग का पट्टी खोल दिया गया, और श्वेत वस्त्र हो गया, और हाथ में संविधान हो गया तलवार की जगह पर। दूसरा प्रश्न है, सरकार ने हाल ही में कहां पर एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी दी है? एक साथियों, मेंटेनेंस रिपेयरिंग ओवरहॉलिंग सेंटर बनेगा जहाजों का गुजरात में। गुजरात में बनेगा, देखिएगा, वड़ीनार पोर्ट पर। ये वड़ीनार पोर्ट गुजरात में है, यहीं पर बनेगा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। देखिए, हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट, जो पोर्ट से क्वेश्चन है कि वड़ीनार पोर्ट पर बनेगा गुजरात में एक बड़ा आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र। तो बंदरगाह से क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में जो रहता है हमने आपके लिए कलेक्ट किया है। सबसे पहले तो फैक्ट टू फैक्ट देख लीजिएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कई बार पूछा गया लोक सेवा आयोग पीसीएस वगैरह के एग्जाम में। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा महाराष्ट्र में है। रसायन बंदरगाह केमिकल पोर्ट दाहेज गुजरात है। और नदी पर स्थित बंदरगाह हुगली नदी पर कलकत्ता। कलकत्ता समुद्र के किनारे नहीं है, कलकत्ता हुगली नदी किनारे है। हुगली नदी पर बंदरगाह है कलकत्ता। और उसके बाद वो हुगली नदी समुद्र में जाती है, साथियों समुद्र में खुलता है। ज्वारी बंदरगाह एकमात्र पंडित दीनदयाल बंदरगाह जिसका पुराना नाम था कांडला बंदरगाह, गुजरात में। गुजरात कांडला पंडित दीनदयाल बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह। इसके अलावा साथियों समुद्र की औसत तल कहां से मापी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, चेन्नई। समुद्र की औसत तल कहां से मापी जाती है, चेन्नई में। अब इसके अलावा टोटल कितने बंदरगाह हैं, तो हमारे भारत में टोटल 13 बंदरगाह हैं। बधावन 13वां बंदरगाह है। पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह हैं, तो 6 बंदरगाह। पूर्वी तट पर कितने बंदरगाह, 7 बंदरगाह। पश्चिमी और पूर्वी तट में सबसे ज्यादा बंदरगाह कहां पर है, तो पूर्वी तट में है। पश्चिमी तट पर कौन कौन है साथियों, देखिएगा, पश्चिमी तट पर है कांडला, फिर कांडला, उसके बाद से मुंबई, फिर जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा, फिर मर्मगोवा गोवा में है, मर्मगांव गोवा में, और न्यू मैंगलोर मैंगलोर कर्नाटक में, और कोच्चि हो जाता है यहाँ पर केरल में। इसके अलावा अगर पूर्वी तट पे देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण पूरब की तरफ तो कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, हल्दिया है, हल्दिया पारादीप, हल्दिया भी पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, एन्नोर कामराज भी जिसे कहते हैं साथियों, और चेन्नई और तूतीकोरिन। इस प्रकार से यहाँ इस साइड में साथियों 6-7 हो जाता है, 7, और ये आपको हो जाता है 6, 7, 6, 13। टोटल वर्तमान में हमारे देश में 13 बड़े बंदरगाह है और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। 200 से अधिक छोटे बंदरगाह और 13 मेजर पोर्ट है, बड़े बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। सरकार ने गुजरात के वड़ीनार में एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी दी है। अब बड़े बड़े जहाजों की मरम्मत भारत में भी हो सकेगा, जिसके लिए पहले दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोची शिपयार्ड लिमिटेड दोनों मिल करके बनाएंगे, ये भी बात ध्यान रखना है। मैंने पूछ दे वड़ीनार जो बन रहा है उसको कौन बनाएगा, जिम्मेदारी किसको दिया गया है, तो जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है और केरल का कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये दोनों मिल करके बनाएगी। तीसरा प्रश्न, हाल ही में प्रशस्त 2.0 मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रशस्त लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ये साथियों 1961 में गठित होता है एनसीईआरटी। ये प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है, तो 21 डिसेबल जो होते हैं, 21 जो प्रकार के दिव्यांग होते हैं, हमारे देश में डिफाइन किया गया है कानून के अंतर्गत कि 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग कितने होते हैं, 21 प्रकार के। दिव्यांग को पहले विकलांग कहा जाता था, अब नया नाम हो गया दिव्यांग। साथियों इनके लिए एनसीईआरटी ने प्रशस्त 2.0 नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप स्कूल में बच्चों की विकलांगता की शुरुआती पहचान करने में मदद करेगा ताकि उन्हें समय पर ही सहायता मिल सके। यह 21 प्रकार के विकलांगों की स्क्रीनिंग करेगा। विकलांग में साथियों एक होते हैं ब्लाइंड, जिनको दिखाई नहीं देता अंधे, उनके लिए ध्यान रखिएगा एक ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है लुई ब्रेल की जयंती पर 4 जनवरी को। ब्रेल लिपि में 6 डॉट होता है, ये भी ध्यान रखना है, 6 डॉट होता है। इसी 6 डॉट के संयोजन से वर्णों का निर्माण किया जाता है। 6 डॉट होता है ब्रेल लिपि में, ध्यान रखे रहेंगे। एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, तो एनसीईआरटी का स्ट्रेटेजी के एनसीईआरटी का गठन होता है 1 सितंबर 1961 को। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एनसीईआरटी का प्रमुख अध्यक्ष है, चेयरमैन है दिनेश सकलानी साहब, 2022 में नियुक्त हुए थे। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 5 जगह इसका क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। 5 जगह कहाँ कहाँ, शिलांग, भुवनेश्वर, मैसूर, भोपाल और अजमेर में। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान, नवाचार और शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग देना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कार्यकारी इसके प्रमुख इसके संगठन में रहते हैं। इसके प्रमुख पहल ध्यान रखिएगा, ई पाठशाला ऐप, दीक्षा पोर्टल और डिजिटल शिक्षक सामग्री।
प्रकाशन इसका कार्य होता है प्रमाणित पुस्तक और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और ई पुस्तकों का प्रकाशन। ये सब इसके बारे में, सीआरटी के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, भारत की पहली बड़ी मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा भारत का पहला स्मार्ट सिटी, गुजरात का पहला स्मार्ट सिटी, एसआईआर सिटी ढोलेरा। ढोलेरा स्मार्ट सिटी साथियों, ये अभी भविष्य का शहर है, ये अभी इतना डेवलप हुआ नहीं, ऐसे ही बनेगा। भारत का पहला ढोलेरा स्मार्ट सिटी, यहीं पर पहली बड़ी मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित की जाएगी और भारत का पहला फैक्ट्री होगा ढोलेरा में। क्रिस्टल मैट्रिक्स कंपनी है, क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड कंपनी गुजरात के ढोलेरा में भारत की पहली मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री लगाएगी। यह फैक्ट्री गैलियम नाइट्राइड तकनीकी से बनेगी, मिनी माइक्रो एलईडी स्क्रीन तैयार करेगी। पांचवा प्रश्न, सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा कोलंबिया में। कोलंबिया और नीदरलैंड दोनों साथियों, दोनों देशों ने मिलकर के कराया, लेकिन स्थान पूछेगा तो आप कोलंबिया उत्तर करेंगे। कोलंबिया सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन, सांता मार्टा साथियों शहर का नाम है, कोलंबिया का शहर है सांता मार्टा, यहीं पर हुआ है जलवायु सम्मेलन 2026, सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026। इसकी मेजबानी कौन किया? तो कोलंबिया और नीदरलैंड, ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड की राजधानी साथियों एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड में एक प्रमुख बंदरगाह है, ध्यान रखे रहेंगे, रॉटरडैम बंदरगाह, नीदरलैंड में है रॉटरडैम बंदरगाह। और कोलंबिया देश है साथियों दक्षिण अमेरिका का, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इसमें दुनिया के कई देशों ने मिलकर यह चर्चा की कि धीरे धीरे कोयला, पेट्रोल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कैसे कम किया जाए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से हुआ सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026। देखिएगा अगला छठा प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे साथियों ये 7 मई को मनाया गया। इसी प्रकार से 7 अगस्त को हमारे देश में भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा ने साथियों 7 अगस्त 2021 को गोल्ड जीता था। गोल्ड जीतने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को 2020 में होना था साथियों ओलंपिक खेल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में हुआ था। तो सेकेंड लास्ट डे 8 अगस्त को समाप्त होना था और 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने अपना भाला फेंक करके गोल्ड सुनिश्चित किया और गोल्ड उन्होंने जीता। ओलंपिक खेलों में दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले व्यक्ति, और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। तो पहले गोल्डन बॉय अभिनव बिंद्रा और दूसरे गोल्डन बॉय हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड जीता था, इसलिए 7 अगस्त को हमारे देश में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, ध्यान रखे रहेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को खेल और खासकर दौड़, कूद और एथलेटिक्स के प्रति प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। अब मई महीने का जितना भी दिवस है उसको फटाफट एक बार देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे मनाया जाता है मजदूरों को सम्मान देने के लिए। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था बंबई प्रांत से अलग होकर के। 1 मई बुद्ध पूर्णिमा, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को विश्व हास्य दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 7 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, गुरुदेव जयंती है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है साथियों, और 10 मई को मातृ दिवस होता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसी दिन 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। और 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई सिक्किम स्थापना दिवस, 17 मई विश्व दूर संचार दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। इस दिन साथियों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। 21 मई 1991 को लिट्टे आतंकी संगठन ने किया था। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 21 मई को इस वर्ष है साथियों ईद उल अजहा, और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। सातवां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अति महत्वपूर्ण, और चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक देखिएगा, जो साथी पढ़ रहे हैं वो अपडेट होंगे। अभी हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो प्रसून जोशी साहब थे वो अपना पद छोड़ दिए हैं, तो प्रसून जोशी जी को प्रसार भारती में भेज दिया गया। तो वो जो पोस्ट खाली हुआ वहां पर शशि शेखर वेम्पति जी आ गए। आपको 2 फोटो दिख रहा होगा ना साथियों, ये जो है यहाँ पर एक फोटो है शशि शेखर वेम्पति जी का, ये है शशि शेखर वेम्पति। ये थे पहले में साथियों प्रसार भारती के प्रमुख। तो प्रसार भारती के जो प्रमुख शशि जी थे इनको भेज दिया गया केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन हो गए शशि शेखर वेम्पति। और जो प्रसून जोशी जी थे, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंसर बोर्ड के जो प्रमुख थे प्रसून जोशी जी, इनको भेज दिया गया प्रसार भारती में। तो दोनों लोग का पोस्ट अदला बदली हो गया, इसे आप याद रखे रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नारायण दास अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है, नारायण दास रक्षा लेखा प्रमुख बने हैं। रक्षा लेखा नियंत्रक कौन बने हैं? रक्षा लेखा नियंत्रक बने हैं नारायण दास। और वीर विक्रम यादव डीजीसीए के प्रमुख बने हैं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन।
इसके प्रमुख बने हैं वीर विक्रम यादव जी। दोनों लोग की तस्वीर है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति जी को बनाया गया है। इन्होंने प्रसून जोशी की जगह ली है। प्रसून जोशी कहाँ चले गए? तो प्रसार भारती में चले गए। इनका कार्यकाल 3 साल रहेगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना या गठन 1951 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1951 में गठन होता है। 1951 में गठन होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का और हेडक्वार्टर है मुंबई में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1951 मुंबई में मुख्यालय। 8वां प्रश्न, पहला अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, 2023 में हमारे प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा होता है। प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा होता है 2023 में। चूंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था साथियों, उसी 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू होता है। हमारे भारत सरकार के नेतृत्व में मोदी जी ने शुरू किया था। उसी का पहला सम्मेलन 3 साल बाद हो रहा है और वो भी हमारे भारत में हो रहा है, नई दिल्ली में। तो इसकी महत्ता आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। पहला अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ? तो नई दिल्ली में। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट। सारी बातें हम कलेक्ट करेंगे इससे रिलेटेड। पहला अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए 2026 नई दिल्ली में संपन्न होगा। पहली बार भारत में आयोजन हो रहा है, पहली बार हो ही रहा है और भारत में ही हमारे आयोजन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, इन सभी के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। देखिए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है क्या? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस साथियों प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वैश्विक संरक्षण पहल शुरू किया गया, जिसमें 7 प्रकार के कितने 7 प्रकार के बिग कैट 7 प्रकार के बिग कैट के संरक्षण के लिए कहा गया। इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा बिग कैट पे नहीं है, तो पढ़ लीजिए। बाघ टाइगर, शेर लायन, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड और तेंदुआ लेपर्ड और जगुआर प्यूमा और चीता, यही 7 प्रकार के बिग कैट के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में हमारे भारत के द्वारा शुरू किया जाता है। 9वां प्रश्न है, दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला न्यूज चैनल CNN शुरू करने वाले व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 24 आवर्स, जैसे आज हम 24 आवर्स न्यूज, बहुत सारे न्यूज चैनल है साथियों, उस पर हम न्यूज देखते हैं। उसकी शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो टेड टर्नर ने। टेड टर्नर, इन्होंने CNN न्यूज शुरू किया था। CNN न्यूज के, इनका भी हाल ही में डेथ हो गया है, निधन हो गया है। देखिए, दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला न्यूज चैनल CNN शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो टेड टर्नर साहब, टेड टर्नर, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। टेड टर्नर, टेड टर्नर एक बहुत बड़े मीडिया बिजनेसमैन थे जिन्होंने दुनिया का पहला 24 घंटे वाला न्यूज चैनल CNN शुरू किया था। हाल ही में 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 10वां प्रश्न, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये कैम्ब्रिज यानी अमेरिका का अवार्ड है साथियों, टीचर संबंधित, और हमारे भारतीय किसी को मिल रहा है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर हो जाएगा सोमा मंडल। सोमा मंडल साथियों दिल्ली की एक शिक्षिका है, दिल्ली की एक अध्यापिका है, दिल्ली की एक टीचर है। इनको कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। सोमा मंडल, सोमा मंडल साथियों हमारे सेल के भी प्रमुख, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के भी प्रमुख सोमा मंडल। और सोमा मंडल साथियों, इनको इस्पात की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्टील किसको कहा जाता है? सोमा मंडल। लेकिन यहाँ पर ये टीचर है, ये कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दिल्ली की टीचर हैं सोमा मंडल, इनको सम्मानित किया गया। दिल्ली के टीचर हैं सोमा मंडल, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड इनको मिला है। सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय विजेता चुना गया, दक्षिण एशिया से प्रतिनिधित्व करने की वजह से। उन्हें यह सम्मान बच्चों को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के सुरक्षा के बारे में जानकारी देने और ज्ञान बढ़ाने के लिए दिया गया है। इसके अलावा हमने कहा सकते हैं सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि इस्पात रानी या क्वीन ऑफ स्टील, क्वीन ऑफ स्टील, यह सोमा मंडल। ये था साथियों 9 मई 2026 का करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।